कब तक घुटनों के दर्द का जो इलाज है वो दवा से, मालिश से और तेल से किया जा सकता है? 25 से 30 साल में पीक बोन मास बन जाता है। उसके बाद तो बोन्स ने निकलना ही है। अगर हम ज़्यादा दौड़ेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे घुटने जल्दी खराब हो जाएंगे। अगर आप रन कर रहे हैं रेगुलरली तो नी जॉइंट आपके जल्दी डिजेनरेट होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। रनिंग को ये डिसाइड करना कि कितनी करूं जिससे कार्टिलेज को फायदा हो, नुकसान ना हो। हफ्ते में 2-3 दिन आप रन कर रहे हैं, विच इज ओके। मैराथन रनर्स हैं, प्रोफेशनल रनर्स हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपकी नी जॉइंट्स पे ज़्यादा वेट होगा। जब लोग नी रिप्लेसमेंट कराते हैं उसके बाद ये सोचते हैं हम कम चलेंगे तो जो हमारे इम्प्लांट लगे हैं वो ज़्यादा लंबे चलेंगे। अब जितना मर्जी चलिए, सर्जरी ही हमने इसलिए की है ताकि आप चल पाए। जो लोग बहुत टालते हैं नी रिप्लेसमेंट को, उनका बाद में जब आप करते होंगे नी रिप्लेसमेंट, क्या आपके लिए कोई चैलेंज रहता है? अगर वो खराब हो गया और पेशेंट फिर भी उस पर चले जा रहे हैं तो जो बाकी जॉइंट्स हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले, स्पाइन, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक बार सर्जरी हो गई उसके बाद कब मरीज चल सकता है? इस सर्जरी के बाद तो हम सेम डे पेशेंट को चलाते हैं, तो बेड रेस्ट तो प्रिसाइजली एक भी दिन का नहीं है। घर में हमने देखा बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते हैं कि तेल लगाते रहेंगे तो घुटनों में ग्रीस बढ़ जाएगी। ये मिस इन्फॉर्मेशन है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तेल का ऐड करते हैं कि But these celebrities also they go for knee replacement when they need it. घुटनों के दर्द के इतने इलाज हैं कि अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो लिस्ट अंतहीन हो जाएगी। मालिश करने से लेकर अच्छा तेल ढूंढने तक, उसके बाद कुछ आराम करने तक, और बहुत सारे तरीके हैं जो घुटनों के दर्द के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी नौबत तब आ जाती है ऐसी भी जब आपको अपने घुटने बदलवाने पड़ते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के नाम से जाना जाता है। तो कब तक घुटनों के दर्द को आप खुद मैनेज कर सकते हैं और कब जाके आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच लेना चाहिए, आज इसे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमित पंकज अग्रवाल हैं जो कि लंबे समय से फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग से जुड़े हुए हैं और 30 साल से ज़्यादा समय से नी रिप्लेसमेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे जो मरीज़ आपके पास आते हैं, पहले तो ये सोच के नहीं आते होंगे कि मुझे तो अब घुटने बदलवाने ही हैं, और मेरा ख्याल है हर मरीज़ ये जानना चाहता होगा कि डॉक्टर साहब ऐसे कोई दवा से काम नहीं चल जाएगा। तो कब तक घुटनों के दर्द का जो इलाज है वो दवा से, मालिश से और तेल से किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेशेंट किस एज में आ रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर पेशेंट आ रहा है लाइक 55-60 के बाद और अनबियरेबल पेन है, पेशेंट चल नहीं पा रहे हैं, डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक सेट अलग है। एक दूसरा सेट भी आजकल आ रहा है कि पेशेंट 40s में है और उनको पेन काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों सेट्स को हमें अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि 40s में सर्जिकल ऑप्शंस हम इतनी जल्दी नहीं सोचते हैं, जबकि 60s में अगर पेशेंट है और वो एंड स्टेज नी प्रॉब्लम से, तो उसमें सर्जरी एक पहला ऑप्शन रहता है। कमिंग टू द यंगर एज ग्रुप, जब यंगर एज ग्रुप में आते हैं तो उसमें आज की डेट में आप देख रहे हैं जितना भी डिजेनरेटिव कंडीशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी इश्यूज, दे आर प्राइमरीली डिजेनरेटिव, और इनका लाइफस्टाइल से, आपकी एक्सरसाइज से, आपकी डाइट से और बहुत सारी चीज़ों से बहुत संबंध है। तो इसलिए ये प्रीमेच्योरली बहुत आ रहे हैं आजकल हमारे पास, एज इज द केस विद अदर डिजेनरेटिव कंडीशन लाइक कार्डियक हो गया है, और भी डिजेनरेटिव कंडीशन, वो सारी एक डेकेड पहले आ रही हैं। तो एज यू राइटली सेड दैट आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर मेबी फॉर 3 डेकेड्स नाउ। जो हम पहले जब ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग हम देखते थे तो पेशेंट्स इस एज में नहीं प्रेजेंट करते थे, बट आज की डेट में आ रहे हैं, तो दिस इज अ फैक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके केस में हम कब तक नी रिप्लेसमेंट को टाल सकते हैं कि यंग एज में हम नहीं करना चाहते। तो पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट हम एडवाइस देते हैं कि अपना वेट कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करेंगे तो मसल स्ट्रेंथन रहेंगे, तो उससे हम और कुछ एक मेडिकेशंस भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ और इंटरवेंशन भी जैसे आप डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे। तो जब यंग पेशेंट आते हैं और नी इश्यूज उनको इतने की लाइफ नहीं चल रही, तो हम उनको टालने की सलाह देते हैं। वो कैसे टालना है, जैसे वी विल गो ऑन इन द डिस्कशन, वी विल कीप ऑन इलैबोरेटिंग ऑन। ये पॉसिबल है कि 40 साल की उम्र में भी घुटने या हड्डियां पर से इतनी डिजनरेट हो जाएं कि फिर रिप्लेसमेंट की नौबत आ चुकी कुछ होती है? केसेस आ रही हैं आजकल कि एंड स्टेज आर्थराइटिस भी, एंड स्टेज वेयर आउट प्रॉब्लम भी आजकल आ रहे हैं। अर्ली 40s में हम काफी कॉमनली देख रहे हैं। कोई कारण है कि इतनी कम उम्र में घुटने या हड्डियां खराब हो रही हैं? कारण तो देखिए कोई एक पर्टिकुलर कारण तो नहीं है। जैसे मैंने पहले अपने उसमें बोला कि लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके खान पान का रोल है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके बारे में साइंस काम कर रही है, पर कोई एक फैक्टर को हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों इतना जल्दी हो रहा है। बट दिस इज अ फैक्ट कि हाँ, एक डेकेड तो पहले ये शुरू हो रही है। जितना आज से 2-3 डेकेड पहले हम जब देखते थे, उसमें जिस एज में आते थे उससे एक डेकेड आप पहले देख लीजिए पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर अमित, इससे पहले कि हम इलाज पे जाएं, अब जैसे आपने कहा, मान लीजिए मैं 40s में हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं मेरे साथ तो नहीं ऐसा हो जाएगा। तो जो लोग अभी 40s में नहीं आए, 20s में है, 30s में है,
अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी हड्डियां लंबे समय तक उनका साथ दें, 40 की उम्र में हड्डियों में डीजनरेशन की प्रॉब्लम ना आए, तो उनको कौन सी आदतें अपनानी चाहिए जिससे वो अपनी हड्डियों की मजबूती को लंबे समय तक कायम रख पाएंगे? इसमें मैं इस तरह से इसको बताऊंगा कि हड्डियां एक अलग पार्ट है और जॉइंट अलग पार्ट है, ठीक पर है। दोनों इंटरलिंक्ड है एज यू ठीक। राइटली सेड। पर इसको अगर ऑडियंस के लिए हम बताएं तो जॉइंट्स अलग चीज है और हड्डियां अलग चीज है। अब हड्डियों में प्राइमरली हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, स्पेशली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लेडीज कि जिनके केस में हार्मोनल जब चेंजेस आते हैं तो बहुत जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना होती है। तो एक तो एस्पेक्ट ये है कि हाँ, बोन मास पीक हमें अटेन कर लेना चाहिए बाय द एज ऑफ 30। उसमें क्या है कि जैसे ये चीज़ें तो शुरू हो जाती है बहुत ही यंग एज में। आपने तो 20s का बोला, मैं बोल रहा हूँ ये तो जब बच्चे हैं तभी हमें बोन हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज की डेट में ये बोलना बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं है कि हमारी डाइट स्पेशली बच्चों की बहुत ही फॉल्टी है। तो इसमें बैलेंस डाइट नहीं है। वी आर नॉट गिविंग देम एडिक्वेट कैल्शियम, वी आर नॉट गिविंग देम एडिक्वेट फाइबर, वी आर नॉट गिविंग देम एडिक्वेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए उनकी बोन्स आगे जब वो 40-50 साल की एज में पहुंचेंगे, ऑब्वियसली वो बहुत प्रीमेच्योर प्रॉब्लम्स लेकर ही उस छोटे बच्चे। बिल्कुल, जब बच्चे ग्रो करेंगे, जब इनिशियली उनका बोन मास नहीं ठीक होगा तो बहुत जल्दी वियर आउट हो जाएगा, बहुत जल्दी बोन में से कैल्शियम निकल जाएगा, तो वो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आने वाली हैं विच वी कैन फोरसी। पर वो 3 डेकेड के बाद हमें पता लगेगा। जिसको कहते हैं वी बिकम व्हाट वी ईट। Yes, तो अगर आप absolutely, बर्गर खा रहे हैं तो absolutely, हड्डियां गई। absolutely। तो आपको डाइट पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। कैल्शियम के सोर्सेज एडिक्वेट होने चाहिए व्हेन द किड्स आर ग्रोइंग। क्योंकि जैसे हम बोन फाइनेंसिंग में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, बैंक में तब इन्वेस्ट करना है जब आपके पास जा रहा है अंदर, ताकि बाद में आपको गेन मिले। तो ऐसे ही बच्चों के केस में वी शुड इन्वेस्ट इन देयर बोन बैंक by giving them right exercise, right kind of lifestyle, right kind of food, so that their bones are strengthened। और जब बोन्स आपकी 25 से 30 साल में पीक बोन मास बन जाता है, 25 से 30 साल 25 से 30 साल, उसके बाद तो बोन्स ने निकलना ही है, कैल्शियम निकलना ही है। तो अगर आपका पीक बोन मास ही यहाँ तक है तो जैसे निकलते कमी होना, अब पीक बोन मास आप ऊपर ले गए तो आपका निकलने के बाद भी आप रीजनेबल बोन मास आप मेंटेन कर पाएंगे। तो ये तो हो गया बोन स्ट्रेंथ। आप ये कह रहे हैं 10 से 30 साल में बोन में इन्वेस्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और वो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इट गिव्स यू स्टिमुलस। बोन को स्टिमुलस मिलता है कि मेरे को और स्ट्रेंथन होना है, तो एक्सरसाइज बहुत होनी चाहिए। अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो बोन्स में बोन मास जाएगा ही नहीं वहां तक। नंबर 2, डाइट होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रिच इन कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हर डाइटिशियन और हर डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि ये आपको लेना है, ताकि जो कैल्शियम आप खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो अच्छे से और वो बोन्स में जाकर जमा हो। तो डॉक्टर साहब, जब हम बोन हेल्थ में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें भारतीय घरों में हमने देखा कि एक सोच है कि अगर बच्चा रोज 1 ग्लास दूध पीता है तो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। क्या ये सोच सही है? नहीं, 1 ग्लास से तो पूरी नहीं होती। जितने भी ग्रोइंग बच्चे हैं उनके अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है एज अगेंस्ट एन एडल्ट जिनकी बोन ग्रोथ पूरी हो चुकी है। जब ग्रोइंग फेज में बच्चों की कैल्शियम एंड विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती है और वो रैपिड टर्नओवर बोन पूरा होता है, उस टाइम जमा हो रहा होता है, तो इस टाइम 1 ग्लास तो काफ़ी नहीं होता। और क्या और करें? बाकी सोर्सेज भी होते हैं कैल्शियम के और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द कैल्शियम बट अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन डी एंड बहुत सारे मिनरल्स, ये बहुत ज़रूरी हैं जो बोन को फॉर्म करते हैं और बोन स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप बैठकर रील्स देख रहे हैं और साथ में बर्गर खा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 30 साल के बाद हो सकता है आप हड्डियों के डॉक्टर को ढूंढना शुरू कर दें। वो ना करने के लिए आपने बताया कि कैल्शियम जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कुल मिला के खाना बेहतर होना चाहिए और एक्सरसाइज होनी और चाहिए। स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। एक नेगेटिव फैक्टर स्मोकिंग भी बहुत बुरा है। बाकी सब हम जानते हैं, कैंसर होता है, कार्डियक डिजीज होती है, स्ट्रोक होता है, बट बोन को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट बोन के अंदर भी स्मोकिंग के बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो वो हमें एब्सोल्यूट नो होना चाहिए, स्पेशली व्हेन किड्स आर ग्रोइंग अप। स्मोकिंग से हड्डियां खराब होती हैं? बिल्कुल होती है। स्मोकिंग से अगर आपको एक एग्जांपल दें, जब कभी फ्रैक्चर हो जाते हैं तो बोन जुड़ती हैं बाय नेचुरल प्रोसेस। अगर कोई स्मोकर है तो हम उनमें बोलते हैं आपकी उससे हड्डी जुड़े ही ना। तो कहने का क्या मतलब है, स्मोकिंग इज नॉट ओनली डिलीटीरियस टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट बोन हेल्थ में भी स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा क्या करती है स्मोकिंग हड्डियों के साथ कि फ्रैक्चर में जुड़े? स्मोकिंग तो सब कुछ करती है, ये सेलुलर लेवल पर काम करती है स्मोकिंग। आपकी जितनी भी हीलिंग सेल्स हैं, चाहे वो एंडोथेलियम की सेल्स हैं, चाहे वो ब्रेन सेल्स हैं, चाहे और भी सेल्स हैं, बिल्कुल जनरल ले टर्म में मैं बताऊंगा, ये सेल्स पे काम करती हैं। और बोन भी एक लिविंग टिश्यू है, बोन कोई एक नॉन लिविंग टिश्यू तो है नहीं, अंदर सेल्स हैं। तो जो ग्रोइंग सेल्स हैं, जो हीलिंग सेल्स हैं, उनका फंक्शन कम कर देती है। ओके, इसीलिए लिखा जाता है स्मोकिंग किल्स।
तो हड्डियों को वो किस तरह से धीरे धीरे बेकार कर रही है। ऐसा खुदा ना खास्ता कोई फ्रैक्चर हुआ तो हो सकता है डॉक्टर साहब आपको कहें कि अब हड्डी जुड़नी मुश्किल है, फिर भी जुड़ी जाती होंगी स्मोकर्स की हड्डी। बहुत बहुत नहीं डराते लोगों को। इतना तभी पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आई थॉट दिस इज फॉर अ ले पर्सन इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट स्मोकिंग इज नॉट अ बेनाइन थिंग इवन फॉर द बोन्स। इट इज हार्मफुल। ओके। अब 30 साल या 40 साल की उम्र में किसी इंसान को घुटनों में दर्द शुरू होता है और ऑफ एंड ऑन होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए बहुत सारे चीज़ें हम एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लाइफस्टाइल से, जिसके अंदर कुछ नहीं लगता, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके अंदर हम बोलते हैं कि वेट आपका ऑप्टिमम होना चाहिए। जितना ओवरलोडिंग होगा जॉइंट्स पर, कार्टिलेज आपका जो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, जो कुशन होता है, वो डिजेनरेट जल्दी होता है। तो जो दो हड्डियों के बीच में रहता है, हाँ जी, बोन के ऊपर कवरिंग होती है, विच इज इट डज नॉट हैव इट्स ओन ब्लड सप्लाई। इसके अंदर सेंसेशंस भी नहीं होती हैं, पर एक बार ये डिजेनरेट हो जाए तो रीजनरेट नहीं होता। तो बेस्ट रेमेडी, बेस्ट थिंग इज टू अवॉइड इट फ्रॉम डीजनरेशन। एक बार डीजनरेट हो गए तो रीजनरेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ओवरवेट अगर है तो वो जल्दी वेयर आउट हो जाएगा। तो वेट तो आपका कंट्रोल में होना ही चाहिए। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज। एज आई सेड, रेगुलर एक्सरसाइज क्या करते हैं, उसके अंदर पंपिंग एक्शन लेकर आते हैं, तो कार्टिलेज अपना डीजनरेशन से बचता है, उसकी हाइड्रेशन ठीक रहती है। तो एक्सरसाइज हो गया और आपका जो मैंने आपको बताया कि ओवरवेट से बचना है। नंबर 3, अगेन कम्स द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जो हेल्दी डाइट है, बैलेंस डाइट है, उसका भी अगेन रोल है। कार्टिलेज के अंदर बहुत सारी चीजें, कोलेजन है, ये सब चीजें डाइट से जाता है, तो वेयर एंड टियर को कम करता है। और साथ के साथ कुछ मेडिकेशंस भी आजकल आती हैं जो एक सप्लीमेंट्स का काम करती है, कुछ डिजेनरेशन थोड़ा कम करने में काम करती है। तो डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे कंडीशन देखते हुए क्या करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, समटाइम्स वी एडवाइज कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी चीजें होती हैं जो डीजनरेशन अगर स्टार्ट हो गया उसको डिले कर देती है, उसका प्रोग्रेशन स्लो कर देती है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हम एडवाइस करते हैं। तो अगर 30-40 साल की उम्र में कोई मरीज आता है तो आप कोशिश करेंगे कि उसको दवाओं से और इंजेक्शन से उसकी कंडीशन को टाला जा सके। बट हर किसी के लिए इंजेक्शंस नहीं है। हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी के लिए नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, 2 बातें इसमें हैं। 30-40 साल की उम्र अगर है किसी मरीज़ की, तो आमतौर पर एक कुछ भारत में लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा दौड़ेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे घुटने जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इस सोच के बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, ये बिल्कुल सिंपल, तो ये भी फैक्ट बिल्कुल, अगर ऐसे लीनियर एसोसिएशन बोलूँ तो ऐसा नहीं है। पर जैसे बोलते हैं अति हर चीज की खराब करती है, तो रनिंग के बारे में भी कोई वो एक्सेप्शन नहीं है। रनिंग अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, पर रनिंग ये भी फैक्ट है कि ज्यादा लोड पड़ता है कार्टिलेज के ऊपर। जब हम रनिंग करते हैं तो समटाइम्स वी से कि 7 times ऑफ योर बॉडी वेट इट गोज अक्रॉस योर नी जॉइंट व्हेन यू स्टार्ट रनिंग। ओके, तो 7 times सुनने में बहुत लगता है, पर सब कोई रन करता है, कोई ऐसा तो किसी के जॉइंट पे खराब नहीं होता। पर अगर आप रन कर रहे हैं रेगुलरली for prolonged periods on a hard surface with poor footwear, तो नी जॉइंट आपके जल्दी डिजेनरेट होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। So running when done for a cardiovascular exercise for within a reasonable limit, it's very good. But it should be done with proper footwear on a good surface, then there's no problem. बट अगर आप लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की एक्सीड करेंगे तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा कर सकता है, और तो फिर नी जॉइंट जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं। ऐसे में जो एथलीट्स हैं या प्रोफेशनल रनर्स हैं, वो कैसे फिर अपने घुटनों का ख्याल रखते हैं? क्योंकि उनके लिए प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो करते हैं, बट दे डू कम विद नी प्रॉब्लम्स क्वाइट ऑफ्टन टू अस। अब रनिंग को ये डिसाइड करना कि कितनी करूं जिससे कार्टिलेज को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, ये कैसे डिसाइड किया जाए? देखिए, ऐसा कोई एग्जैक्ट मापदंड तो नहीं मैं बता पाऊंगा आपको, पर हफ्ते में 2-3 दिन आप रन करें, विच इज़ ओके। अगर आप मैराथन रनर्स हैं, प्रोफेशनल रनर्स हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपके नी जॉइंट्स पे ज़्यादा वेयर आउट हो रहा है। बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फुटबॉलर्स हमारे पास आते हैं, हमारे पास रनर्स आते हैं, हमारे पास क्रिकेटर्स आते हैं, जिनके जॉइंट्स उम्र से पहले डिजेनरेट हो जाते हैं। पर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, तो आपको बाकी सब चीज़ें और अच्छी रखनी पड़ेंगी। और जो प्रोफेशनल्स नहीं है वो इतना दौड़ते भी नहीं होंगे कि कार्टिलेज खराब हो जाए, पर इतना दौड़ना जरूरी है कि कार्टिलेज हेल्दी रहे। यानी आपकी जो दोनों हड्डियों के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू कह सकते हैं उसको, उसकी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। रनिंग आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया, विद लिमिट्स, विद गुड फुटवेयर ऑन अ गुड सरफेस, एब्सोल्युटली। आपने कहा अगर हार्ड सरफेस पर ज़्यादा दौड़ते हैं तो फिर हड्डियों के जो जोड़ हैं वो ख़राब हो सकते हैं।
ज़्यादातर लोग हमने देखा है सीमेंटेड ट्रैक्स पर या फिर रोड्स पर ही रनिंग कर रहे होते हैं, तो अच्छा सरफेस किसे मानते हैं रनिंग के लिए? ग्रास पे, अगर आप ग्रास पे रन कर रहे हैं, बहुत सारे आजकल हम देखते हैं जो वेल मेंटेन्ड पार्क्स हैं, उनके अंदर बड़ी सॉफ्ट सी एक लेयर होती है. हम्म, These are meant to be protective for your knees. जी। So if you can have access to these spaces, तो ज़्यादा अच्छा. अब एक तो आपने कहा कि दवाएं देंगे, इंजेक्शन देंगे और कोशिश करेंगे 30-40 साल की उम्र में ऐसी नौबत ना आए कि नी रिप्लेसमेंट हो जाए। दवाओं और इंजेक्शन से भी पहले जो हमने देखा कि कुछ लोगों को आसपास के लोग या केमिस्ट भी सलाह दे देते हैं कि कैल्शियम और विटामिन खा लो तो तुम्हारी हड्डियां बच जाएंगी, या फिर लोग ऐसा ऑयल ढूंढते हैं, अब तो अलग अलग तरह के ऑर्थोपेडिक ऑयल की मार्केट भरी हुई है, जिसको वो लगाते रहें तो उनको जो घुटने हैं उनको लगता है कि देर से ख़राब होंगे या बीमारी टल जाएगी। ये सोच कितनी सही है? देखिए, इसमें जो जहाँ केमिस्ट ने जो मेडिकेशंस आपको बताई हैं, एडवाइस करी हैं, वो उसके बारे में तो मेरा बिल्कुल एक ही राय है कि ये तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट जो बता रहे हैं बिना किसी एक साइंटिफिक नॉलेज के, वो कई बार टॉक्सिसिटी कर देता है. अगर विटामिन डी किसी पेशेंट को, किसी भी इंसान को, पेशेंट मैं नहीं बोलूँगा, अगर दिया जा रहा है फॉर मतलब किसी भी अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो वो कई बार किडनी को भी खराब कर देता है. तो कोई भी चीज़ एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, सिंपल सी बात है. भारत में तो बहुत सारे लोग विटामिन डी खाते ही रहते हैं। हाँ, तो फिर वो गलत है. तभी तो फिर डॉक्टर्स के पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो आपके, कई बार होता है ब्लड टेस्ट करवा कर देखते हैं, तो उससे पता लगता है कि आपको कितना विटामिन देना है और कब तक देना है. तो ऐसा नहीं है कि विटामिन डी यू कैन जस्ट पॉप ऑन, आप कोई भी टैबलेट खा लीजिए और आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. इस भ्रांति से भी निकलना चाहिए. तो विटामिन डी ऐसे ही नहीं लेना चाहिए. बहुत अच्छी वंडर ड्रग, वंडर सप्लीमेंट की तरह से बोला जाता है, पर ऐसे ही ले लें बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स आ रहे हैं. अगर आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से, किडनी के डॉक्टर से बात करेंगे, तो वो पक्का आपको बताएंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स आए जिनका टॉक्सिक लेवल ऑफ विटामिन डी था, जिन्होंने किडनी फेल कर दी. माय गॉड। तो ये इम्पोर्टेंट है. तो यू हैव टू गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर, जो आपको बताएं उसके हिसाब से करना पड़ेगा. दैट इज पॉइंट नंबर 1. जी। नंबर 2, ऑयल के बारे में. ऑयल आप जैसा भी ऑयल लगा लें, जिस भी मर्जी ऑयल लगा लें, आप एलोपैथिक ऑयल लगा लें, आप आयुर्वेदिक, आप यूनानी, होम्योपैथिक, कोई भी ऑयल लगा लीजिए. ऑयल इज जस्ट अ काउंटर इरिटेंट. काउंटर इरिटेंट एक साइंटिफिक वर्ड है. वो क्या करता है, आपके सरफेस को, जो भी स्किन का है, वो उसको इरिटेट करता है. तो माइंड रीड्स दैट फीलिंग, दैट बर्निंग काइंड ऑफ फीलिंग. तो अंदर का पेन आपको ऐसे होता है। हाँ जी, कुछ बर्निंग होगा, कुछ होगा, तो अंदर का पेन आपको कम महसूस होगा. तो इट एक्ट्स एट अ डिफरेंट लेवल. अंदर वो कार्टिलेज को बना देगा, ऐसा नहीं होने वाला. अंदर की जो डिजेनरेशन को खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला. पर हाँ, पेशेंट को पेन जरूर कम फील होता है. तो एक वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है. कोई हर्ज नहीं है इसको, पर इसको ये बताना कि हाँ, ये आपका नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट को खत्म कर देगा या आपका नी जॉइंट अंदर से ठीक कर देगा, वो मेरे हिसाब से एक मिस इन्फॉर्मेशन है, और हम उसको साइंटिफिक लोग तो बिल्कुल नहीं मान सकते. घर में हमने देखा बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते हैं कि तेल लगाते रहेंगे तो घुटनों में ग्रीस बढ़ जाएगी. अगेन मिस आपके पास आते हैं ऐसे पेशेंट? बिल्कुल आते हैं, और ये मिस इन्फॉर्मेशन. अब मिस इन्फॉर्मेशन का आई थिंक मिस इन्फॉर्मेशन हमेशा से रही है. मिस इन्फॉर्मेशन पर सोशल मीडिया के आने के बाद तो कोई इसमें लिमिट ही नहीं. तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आम जनता तक पहुंचाएं. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तेल का ऐड करते हैं कि घुटने जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, तेल लगाते रहो. सेलिब्रिटीज तो मैडम, इसके बारे में मैं क्या बोलूं. These are advertisements. मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो 2-3 सेलिब्रिटीज के मुझे Absolutely. बीप बीप ऑयल के ऐड मुझे याद आ रहे हैं कि Absolutely. But these celebrities also they go for knee replacement when they need it. ट्रू. विटामिन डी की हमने बात की, आपने जैसे कहा जिसे ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा लेगा तो किडनीज पे भी असर पड़ सकता है. दूसरा, विटामिन हड्डियों के कॉन्टेक्स्ट में लोग केमिस्ट से भी नहीं पूछते, कैल्शियम खाते रहते हैं. और कुछ लोग इस डर से नहीं खाते कि कैल्शियम खाएंगे तो स्टोन बन जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है तब भी नहीं खाते. तो कैल्शियम क्या ऐसे ही खाया जा सकता है? कैल्शियम फिर भी इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में उतना ही एब्जॉर्ब होता है जितना बॉडी को जरूरत होती है. बाकी वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता. तो कैल्शियम के बारे में मैं ये नहीं बोलूंगा, बट हाँ, विटामिन डी के बारे में जरूर मैं बोलूंगा. विटामिन डी अपने आप मत लीजिए. कैल्शियम अगेन, कैल्शियम अगर क्वालिफाइड डॉक्टर्स दे रहे हैं, अप्रोप्रिएट डोज में देंगे, अप्रोप्रिएट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम देंगे, जिसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है. आपको बताया जाएगा कि हाँ, किस टाइम लेना है, किस दवाई के साथ नहीं लेना. तो कोई भी मेडिकेशन, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि वो किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं होनी चाहिए. सेल्फ मेडिकेशन किसी भी टाइप की मैं उसको सपोर्ट नहीं करता. 40 साल के बाद अगर लोग जनरली सोच रहे हैं हम बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं? नहीं, बिना डॉक्टर से पूछ? नहीं, बिना डॉक्टर से कुछ नहीं लेना चाहिए. आप डाइट में चेंजेस कर सकते हैं. कैल्शियम रिच डाइट्स ले सकते हैं.
बट कोई भी मेडिकेशन फॉर्मुलेशन मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो इस बात से डर जाते हैं कि लिखा तो है डॉक्टर साहब ने, लेकिन कैल्शियम खाएंगे तो पथरी हो जाएगी। हाँ, पथरी कुछ एक केसेस इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। कुछ एक स्टोन्स होते हैं किडनी के जो कैल्शियम इंटेक से रिलेटेड हो सकते हैं, पर आम इंसान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट इफ़ यू हैव अ रीनल स्टोन तो फिर अगेन आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही कैल्शियम कितने टाइम तक लेना है, कौन-सा लेना है, वो डिस्कस करना चाहिए। पर जो पेशेंट नॉर्मल हैं, जो इंसान नॉर्मल है, उनको पथरी नहीं होती। नहीं होती। नहीं, ओके। तो अगर डॉक्टर ने लिखा है तो कैल्शियम बिना डरे बिल्कुल, खा लेना चाहिए। बिल्कुल। ओके। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको 40 में आपने दवाएं दी और कोशिश आपने की कि ये हालत टल जाए और नी रिप्लेसमेंट की नौबत पर ना आए। कितने टाइम तक दवाएं और इंजेक्शन जो हैं वो घुटनों को बदलने से आप रोक पाएंगे उसको? अगर आप सब कुछ करें, जो 4 चीज़ें मैंने बात की है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, एक्सरसाइज़ेज़, मेडिकेशन या फिर इंजेक्शन हम लगाएँ। तो ये मोटे-मोटे तौर पे अगर ठीक टाइम पे प्रेज़ेंट कर रहे हैं आप 40s में, तो आराम से 10-15 साल आप निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। आराम ओके। से। दवाएं क्या करती हैं, किस तरह की दवाएँ दवाएं दी जाती हैं? रीजनरेशन कम करती हैं। कुछ एक दवाएँ ऐसा भी जबकि प्रूवन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो रीजनरेशन में भी हेल्प करती हैं। एक्सरसाइज़ जैसे मैंने बता दिया बोन हेल्थ और कार्टिलेज हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। मसल स्ट्रेंथ बहुत रोल प्ले करती है जॉइंट्स को बचाने में। एंड देन वेट रिडक्शन बहुत काम करता है रीजनरेशन को कम करने में। इंजेक्शन का क्या रोल होता है? वो 2 तरीके से काम करते हैं। कुछ इंजेक्शन होते हैं जो लुब्रिकेंट का काम करते हैं। अगेन कॉमन सेंस टेल्स अस कि वो थोड़ा रीजनरेशन कम करेंगे और वो साथ के साथ कार्टिलेज को रीजनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। तो कुछ एक इंजेक्शंस होते हैं जिनको हम पीआरपी के तरह से जाना जाते हैं, जबकि वो अभी तक पूरी तरह से अप्रूव नहीं है साइंटिफिकली। बट कुछ स्टडीज हैं जिनमें पता लगा है कि पीआरपी भी नी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। ये सब कुल मिलाकर नी जॉइंट का डिजनरेशन कम करते हैं और आराम से आपके 1 डेकेड तो निकल सकते हैं। तो ये इंजेक्शन कितनी बार लगाने पड़ते हैं और कहाँ लगाए जाते हैं? ये हॉस्पिटल सेटिंग या क्लिनिक सेटिंग्स में ही लगते हैं और ये नी जॉइंट के अंदर लगते हैं इंजेक्शन। सीधे घुटने में लगाते घुटने में लगते हैं। कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर इंजेक्शन। हैं? ओके। और क्योंकि स्पेस होता है 2 हड्डियों के बीच में, वहीं पर जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उसी एरिया में जाते हैं बिना बोन को टच किए, तो पेन इसमें ज़्यादा नहीं होता है। पेशेंट्स आर एबल टू दे कम वॉकिंग, दे गो, वो चलकर वापस जाते हैं, गाड़ी चलाकर वापस जाते हैं। बहुत बार नहीं लगाने चाहिए, पर अगर बिल्कुल गाइडलाइंस की बात करें तो अगर मेरी अपनी प्रैक्टिस की बात करें तो हम 2 बार से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। एंड नॉट दे आर नॉट रिपीटेड अर्लियर देन 1 ईयर in my practice, but they are different. I'm not saying that this is the only way of giving injection. There are बहुत सारी स्टडीज हैं जिनमें रिपीटेड इंजेक्शंस भी बताए जाते हैं, पर यूजुअली हम लोग 1 या 2 इंजेक्शन से ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते। तो मोटे तौर पर ये हुआ कि अगर एक बार आपने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया है तो उसका साल आराम से निकल जाएगा। निकल जाना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर यस यू आर राइट इन दैट। और नहीं तो अगर 6 महीने बाद वो आ रहा है तो आप सोचेंगे कि दोबारा मैं रिपीट करूं नहीं करूं इंजेक्शन, और 2 बार के बाद फिर आप इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। उसका रीजन उसका इफेक्ट कम होता जाता है और बार-बार छेड़छाड़ नी जॉइंट से मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर बाद में कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो कई बार ऐसा ना हो कि बीच में हमने कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी तो सर्जरी का भी रिजल्ट अच्छा ना आए। तो वी डोंट वांट टू बर्न एनी ब्रिजेस। क्या ये इंजेक्शन कुछ छेड़छाड़ करते हैं? छेड़छाड़ जॉइंट में तो हम जा ही रहे हैं। इट्स एन इन्वेसिव प्रोसीजर। ओके। पीआरपी की आपने बात की, आप यूज कर रहे हैं पीआरपी को? पीआरपी हम नी जॉइंट आर्थराइटिस के लिए यूज नहीं करते क्योंकि अभी ये अप्रूव नहीं है। अच्छा, ओके। क्योंकि पीआरपी बाकी बहुत सारी कंडीशंस में यूज हो रहा है, ऑर्थोपेडिक एज वेल एज नॉन ऑर्थोपेडिक, क्योंकि पीआरपी के अंदर हीलिंग फैक्टर्स हैं। प्लेटलेट्स आर रिच सोर्स ऑफ हीलिंग फैक्टर्स। तो जहाँ भी हीलिंग की जरूरत है, बॉडी पूरा हीलिंग नहीं कर पा रही, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरीज माने जाते हैं, लिगामेंट इंजरीज हैं, जो पार्शियल इंजरीज हैं, टेंडन इंजरीज हैं, वहाँ पर पीआरपी का रोल प्रूवन है, वहाँ पीआरपी का इंजेक्शन लगाया जाता है। नी जॉइंट में भी कुछ एक स्टडीज बता रही हैं कि वो करते हैं, पर अभी वो अप्रूव नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब भी गाइडलाइंस के हिसाब से काम करते हैं तो अभी मैं पीआरपी को प्रमोट नहीं करता हूँ फॉर नी कंडीशन। पीआरपी यानी प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसको हमने ज्यादातर सुना है हेयर ग्रोथ के केस में कि पीआरपी की जा रही है और उससे हेयर ग्रोथ स्टिम्युलेट हो गई। तो बोन हेल्थ के केस में पीआरपी कैसे काम करता है और ये कहाँ से लिए जाते हैं फिर प्लाज्मा? देखिए, ब्लड से लिया जाता है। प्लेटलेट जो सेल्स हैं, जो ब्लड का ही पार्ट है जी, तो उसको ब्लड सैंपल दिया जाता है और उसको फिर एक मशीन में प्रिपेयर किया जाता है। इट टेक्स अबाउट 15 to 20 मिनट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है और उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेट होता है जो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वैलिड है। तो उसी कॉन्सेंट्रेशन का जब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम इंजेक्ट करते हैं उस एरिया में तो उसका रिजल्ट आता है।
उसका रिजल्ट आता है। ओके। और आपने कहा ऑर्थोपेडिक कुछ कंडीशंस में उसके बिल्कुल। फायदे हैं, बिल्कुल लगा। बट आप नी जॉइंट के केस में आप नी नहीं जॉइंट हैं। के केस में अभी प्रूवन नहीं है, तो इसलिए वो हम लोग नहीं। ओके। अब जब पेशेंट की हालत वहाँ पहुँच ही गई कि उसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोगों का सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब अपने घुटने हैं तो ज़्यादा दिनों तक चलेंगे, तो क्यों ना अभी हम इसको खींच दें। ऐसे में फिर आप पेशेंट को क्या सलाह देते हैं? नहीं, बहुत ही कॉमन सवाल है आपका। आई एम वेरी जी। हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ और मैं बिल्कुल वैसे ही बोलूँगा जैसे पेशेंट को समझाते हैं, क्योंकि दिस इज़ मेंट फॉर कॉमन जी। पब्लिक। तो जो ऊपर वाले ने दिया था वो तो खत्म हो गया ना, वो तो बचा नहीं। अब पेशेंट जो पूछेगा डॉक्टर साहब कार्टिलेज, कुछ दवा दे दीजिए थोड़ा जी, चल जाए। तो ये बोलते हैं ना कि जो ऊपर वाले ने बनाए थे, नेचर ने, वो तो बेस्ट थे। उसको हम डिसएग्री थोड़ी ना कर रहे हैं। जो बनाया था वो तो बेस्ट था, पर वो तो खत्म हो गया। जो लेयर थी वो खत्म हो गई, तभी तो हम आपको बता रहे हैं। तो जो अब साइंस आपको दे सकती है, मेडिकल टेक्नोलॉजी दे सकती है, वो सेकंड बेस्ट है। पर वो राइट। जो चीज बेस्ट थी वो खत्म हो गई, तो वो तो जीरो हो गई। अगर हम्म। हम बिल्कुल कॉमन, अगर वो 100 पॉइंट्स थी, बहुत बढ़िया थी, वो तो जीरो हो गई ना। अब जीरो से हम आपको 99 बता रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि जो नेचर नहीं था उससे बेस्ट बन जाएगा। तो जीरो से 99 का सफर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। किसी पेशेंट की कार्टिलेज इतनी ही घिस गई है कि अब उसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत आ गई है, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? इसमें दो तीन चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स, सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो सिखाया जाता है, और बीइंग अ टीचर ऑल्सो हम यही सिखाते हैं कि सबसे पहले सिम्टम है पेशेंट। तो पेशेंट को पेन होना चाहिए जो उनकी डे टू डे लाइफ को हैम्पर कर रहा है। नाइट में पेशेंट सो रहे हैं तो पेन की वजह से कई बार जग जाते हैं। आप उठना चाहते हैं बैठी पोजीशन से, तब एकदम से आपको पेन होता है। आप कार में बैठना चाहते हैं तो पेन होता है। तो पेन होना चाहिए पेशेंट को। बिना पेन के सर्जरी यूजुअली नहीं बताई जाती। Okay. नंबर 1। नंबर 2, चलने में उनकी डिफॉर्मिटी आ गई है। जो पहले वो सीधे चल रहे थे, नाउ देयर नीज हैव बेंट इन वन डायरेक्शन और अदर, तो दैट इज सेकंड फैक्टर दैट हेल्प्स अस डिसाइड। तीसरा होता है कि जो काम वो कर पा रहे थे, उनकी एक्टिविटी लेवल कम हो गया। अगर कोई पहले खेल पा रहे थे, गोल्फ खेल रहे थे, कुछ वॉक कर रहे थे, कुछ भी आप लेजरली एक्टिविटी कर रहे थे, अब नहीं कर पा रहे। लेडीज किचन में अब खड़ी नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ दिस, अदरवाइज दे वुड लाइक टू कुक। सोशल लाइफ आपकी कम हो गई है। तो ये तीसरा फैक्टर होता है। ये तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है जो पेशेंट हमें बताते हैं। जी। फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तब उसमें ये सारे पॉइंट्स हम प्रूव करते हैं, और फिर हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे इज द इन्वेस्टिगेशन। जो सिर्फ प्लेन एक्सरे कहीं भी अवेलेबल है, स्टैंडिंग एक्सरे कराते हैं, उसमें हमें पता लग जाता है कि कार्टिलेज आपका कितना डिजेनरेट हो चुका है। वो कैसे पता लगता है कि आमतौर पे दोनों बोन्स के बीच में कार्टिलेज, जैसे आपने बोला सॉफ्ट टिश्यू होता है, वो एक्सरे में नहीं आता है, तो वो एक गैप की तरह नजर आता है। जी। जब वेयर आउट होगा तो वो आपस में टच करने लग जाती हैं हड्डियां। जब हड्डियां टच करती हैं तब हम उसको बोलते हैं बोन ऑन बोन आर्थराइटिस। मतलब अब ये बिना किसी इंटरवेंशन के ठीक नहीं हो, यानी दोनों हड्डियां आपस में रगड़ रही हैं। टच हो गई। हाँ जी। रगड़ जब मूव करेंगे तो एक्सरे में हमें टच होती दिखती है। ऑब्वियसली जब वो मूव करेंगी तो रगड़ खाएंगी, पेन होगा और चल नहीं पाएंगे ज़्यादा। इंटरेस्टिंगली इस कंडीशन में पेशेंट जब आता है, जो हमने सुना आसपास भी लोगों से, आपके पास भी आते होंगे, वो बोलते हैं कि घुटनों में गैप आ गया। बिल्कुल, इसीलिए मैंने उल्टा तभी होता है। आपको दिखाया, क्योंकि गैप तो होता है। हाँ। गैप क्या होता है? बीच में कार्टिलेज है। एक्सरे में जब हम देखते हैं तो हड्डियां दिखती हैं। हड्डियां आपस में टच तो कर नहीं रही, क्योंकि बीच में लेयर है, तो वो गैप की तरह नजर आती है, और वो गैप धीरे धीरे खत्म होता है। तो गैप तो नॉर्मल है। गैप जब खत्म हो गया तब एबनॉर्मल। तो गैप आया नहीं है, गैप जो होना चाहिए था वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, जो एक्सरे में जैसा दिखता है। जी जी। ओके। अब आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं? आमतौर पर दोनों ही घुटने एक साथ खराब लेके पेशेंट आते हैं, क्या होता है? मेजॉरिटी तो यस, यही बोलूंगा कि हाँ, दोनों खराब होते हैं, पर हाँ डिफरेंट ग्रेड्स के खराब होते हैं। कई बार एक ही की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और पर यस, अगर कोई हार्ड डेटा तो नहीं है, पर हाँ एक रफ मैं अपना एस्टिमेट बताऊंगा तो 70 to 80% पेशेंट्स विल हैव बराबरी का इन्वॉल्वमेंट दोनों घुटने खराब होंगे। तो आमतौर पर फिर दोनों बदले जाएंगे? हाँ, आमतौर पे अगर पेशेंट फिट है तो दोनों ही हम सलाह देते हैं। और उसके अंदर भी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है कि अगर पेशेंट की कोई फिटनेस कैटेगरी उसमें नहीं फिट बैठते हैं तो हम एक एक करके भी करते हैं। और कई बार दोनों चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों घुटने इक्वली इन्वॉल्व हैं, और पेशेंट फिट भी है, तब भी हम ये चॉइस पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ आपको क्या लगता है कि एक करवाना आपके लिए अभी ठीक रहेगा। कुछ पेशेंट बोलते हैं नहीं हम एक करवाएंगे, तो हम उनको एक ही सलाह देते हैं। आपकी चॉइस हो तो आप क्या करेंगे? यूजुअली मैंने देखा है कि जो रिकवरी है, जब दोनों एक साथ करते हैं, बार बार मैं बोलूँ, पेशेंट उसका सूटेबल कैंडिडेट होना चाहिए, फिट होना चाहिए उसके लिए, तो रिकवरी फास्ट होती है। एक सेटिंग में आपका दोनों चीज़ें हो जाती हैं। एक ही बार की ओटी में? एक ही ओटी में हो जाती है। पहले एक करते हैं एंड वंस वी डू अदर साइड, फिर दूसरा साइड करते हैं, और पेशेंट का एक ही रिहैब में चीज़ें निकल जाती हैं। एक ही बार आपको एंटीबायोटिक देनी है, एक ही बार मेडिकेशन देनी है, एक ही बार फिजिकल थेरेपी होगा। तो एडवांटेजेस काफ़ी हैं।
ओके। लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि पहले एक करा हाँ जी, लेते पर हैं। मेजॉरिटी मैंने देखा है बिकॉज़ हमने बाहर भी काम किया है, विदेशों में भी, तो वहाँ पर कुछ एक सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर पेशेंट्स भी एक ही चाहते हैं और मेजॉरिटी जो सर्जरीज़ हैं वो यूनिलैटरल होती हैं। पर इंडिया में जिस टाइप का हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस टाइप का हमारा सोशल फ्रेमवर्क है, यहाँ का मैंने देखा है पेशेंट दोनों एक साथ ही चाहते हैं। ऐसा क्यों? दोनों में फ़र्क क्यों है दोनों सिचुएशन क्योंकि में? वो बार-बार हॉस्पिटल नहीं आना चाहते। पेशेंट? पेशेंट्स को बार-बार हॉस्पिटल आना, फिर वो प्रोसेस से निकलना, उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, फैमिली देखनी है, बच्चों के एग्ज़ाम देखने हैं, जब टू कम टू द हॉस्पिटल इज़ अ फैमिली थिंग। इट्स राइट, नॉट राइट, इंडिविजुअल थिंग इन दिस कंट्री, इन राइट। दिस सोसाइटल स्ट्रक्चर। हुँ, तो इसलिए जो पेशेंट्स हैं वो चाहते हैं कि एक ही बार में हो दोनों हो जाएँ। ओके। बहुत लंबी चलती है क्या नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी? नहीं, सर्जरी पर से तो लंबी नहीं रहती है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर एक्सपीरियंस जहाँ भी आई एम श्योर हाई वॉल्यूम सेंटर्स हैं, एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं, वो तो आधे घंटे के आसपास में एक सर्जरी हो जाती है। एक साइड का नहीं। हुँ, तो दोनों सर्जरी मिला के मान लीजिए अब 1.5 आवर्स में अगर है, दैट इज़ द सर्जिकल ड्यूरेशन। हुँ, बट येस, पेशेंट्स को पेन इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, वो सब करने में तो 2 ढाई घंटे के लिए पेशेंट अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। देन पेशेंट्स आर अलाउड टू मीट द फैमिली। तो हुँ। ढाई घंटे के आसपास आप बोल सकते हैं। ओके, और फिर कितने दिन हॉस्पिटल में रहना होता है? वो हर हॉस्पिटल का अपना एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट 3 दिन से लेकर 5 दिन तक रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिकवरी और जैसा उनका चॉइस है उसके हिसाब से। पर आज की डेट में बहुत सारे पैकेजेस बनाए जाते हैं, ये सब एक रूटीन सर्जरी है। और जितने भी इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली जो दिल्ली में मैं देख सकता हूँ, तो 5 दिन के आसपास के पैकेज होते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल होकर घर जाएँ। ओके। कुछ लोग आजकल डे केयर सर्जरी को भी प्रमोट कर रहे हैं, पर अभी वो कैच अप नहीं कर पा रही है। डॉक्टर साहब, पहले सर्जरीज़ ऐसे की जाती थी कि मरीज़ आता था, उसको पता था अच्छा डॉक्टर साहब जो हैं वो सर्जरी करेंगे। आजकल हम देखते हैं रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन भी दिया जाता है। जी। तो क्या नी रिप्लेसमेंट की फील्ड में भी रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन रहता है? जी, रोबोटिक सर्जरी काफ़ी फोर्सफुली और आई वुड से कि काफ़ी एक्टिवली अब हमारी प्रैक्टिस में आ चुकी है। और ये कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी ऐसा मैं अब नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये पिछले 5-6 सालों से बहुत पॉपुलर है। हुँ, और टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जहाँ तक सवाल है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट, 3-4 टाइप की रोबोटिक सर्जरी है। तो सबसे पहला तो एक मिथ जो कॉमन ले पर्सन के लिए है कि रोबोट कोई सर्जरी नहीं करता है, इट इज़ डन बाय द सर्जन ओनली। ये एक टेक्नोलॉजी है। जो हुँ, टेक्नोलॉजी सर्जन के हाथ में, सर्जन कोई अपने हाथ से सर्जरी तो नहीं कर सकता, सर्जन नीड्स टूल्स, सर्जन के हाथ में टूल्स होनी चाहिए। हुँ, तो एक इसको हम यही बोलते हैं, एक सोफिस्टिकेटेड टूल है जो सर्जन के हाथ में काम करता है, हुँ, 1। नंबर 2, और फ़ायदे क्या हैं, ये हमें अलाइनमेंट प्रॉपर देना है। नेकेड आई के अपने एक लिमिट्स होते हैं, किस एंगल तक हम देख सकते हैं। हुँ, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी है, ये हमें एक्यूरेसी बढ़ा रहा है। अलाइनमेंट ज़्यादा प्रिसाइज़ हम दे पा रहे हैं, जिससे लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है। हुँ, तीसरा इसमें फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हाँ, पेशेंट के जो लिगामेंट्स हैं, वो कम हमें अंदर ट्रॉमा कम करना पड़ता है, जिससे पेशेंट की रिकवरी फ़ास्ट है। इट गिव्स यू अ बेटर फ़ील, नी जॉइंट आपको बहुत नेचुरल फ़ील देता है। ये तीसरा पॉइंट है। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट, रोबोटिक सिस्टम तो बहुत सारे टाइप के आते हैं, कुछ सीटी स्कैन बेस्ड होते हैं, कुछ रियल टाइम होते हैं। तो ये तो आपके डॉक्टर ही बता पाएँगे बेटर कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या नहीं ठीक है। पर येस, इन टोटैलिटी रोबोटिक सर्जरी ने हमारा काम काफ़ी, रिज़ल्ट्स काफ़ी इम्प्रूव कर दिए हैं और बहुत सारे पेशेंट्स इसके लिए ऑप्ट करते हैं। इसमें 2 डर लोगों को रहते हैं। एक तो आपने क्लियर किया, एक तो ये कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर अब डॉक्टर साहब नहीं है, अब तो रोबोट है वो हमें हैंडल कर रहा है। दूसरा ये कि रोबोटिक सर्जरी करा रहे हैं तो महँगी होगी। ये दोनों डर कितने जायज़ हैं? देखिए, पहला डर तो जैसे मैंने जवाब दे दिया है कि ये तो सर्जन के हाथ में ही काम करता है, कुछ ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ, प्रिसिजन बढ़ा रहा है, कहाँ तक करना है, क्या करना है और पहले प्लानिंग हम कर लेते हैं, तो इसके 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाती है, तो इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। हुँ, नंबर 2, कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी है इट कम्स एट अ कॉस्ट, तो कुछ तो कॉस्ट बढ़ती है, पर ये प्रोहिबिटिव कॉस्ट है ऐसा मैं नहीं, इट्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हुँ, व्हिच ऑलरेडी हैज़ बिकम वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि इस पे प्राइस कंट्रोलिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सर्जरी है, और रोबोटिक टेक्नोलॉजी का कॉस्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दैट सर्जरी। तो जैसा मैं इमेजिन कर रही हूँ, जैसा आम लोग इमेजिन करते हैं कि इधर डॉक्टर साहब खड़े हैं और इधर एक रोबोट खड़ा है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो नी रिप्लेसमेंट में यूज़ होती है, वो सेमी ऑटोनॉमस होती है, या कुछ एक ऑटोनॉमस भी आते हैं। तो जो ऑटोनॉमस हैं वो बहुत कम रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, तो यूजुअली दे आर सेमी ऑटोनॉमस, जिसमें सर्जन उसको हैंडल कर रहा होता है। हुँ। रोबोटिक आर्म है या रोबोटिक हैंडल है, उसको हैंडल कर रहा होता है। सो खुद इट्स अपने से। जस्ट इट्स अ अ टूल, स्मॉल टूल। इट्स अ टूल, रोबोटिक आर्म है जैसे आपने इट्स अ कहा, या टूल, इट्स हैंडल अ है। टूल दैट इज़ वर्किंग अंडर द सर्जन। ओके। उसके बाद भी
क्या आप चूज करेंगे कि किस पेशेंट में आप कन्वेंशनल सर्जरी करेंगे और किस में आप रोबोटिक सर्जरी करेंगे, या आपको चॉइस मिले तो सभी में रोबोटिक अगर चॉइस मिले, अगर कॉस्ट इज नॉट अ प्रोहिबिशन, तो फिर हम सभी में करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं और हम ज़्यादा इंसाइट देख पाते हैं अंदर इस पर्टिकुलर नी के लिए क्या है क्या नहीं। पर हाँ, अगर कॉस्ट एक फैक्टर है और पेशेंट सब में, तो कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिसमें करना ही पड़ेगा। जैसे अच्छा। अगर पहले कोई आपके नी जॉइंट के अंदर या किसी बोन में, थाई बोन में या शिन बोन में इम्प्लांट डला हुआ है, तो उसके अंदर हम कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, तो दैट मेक्स एन इंडिकेशन कि हमें रोबोटिक करना ही पड़ेगा। ओके। नंबर 2, अगर कुछ और डिफॉर्मिटीज ऐसी हैं जो 2-3 प्लेन्स में है डिफॉर्मिटीज, तो ऐसे में रोबोटिक के साथ ही रिजल्ट अच्छे आ पाते हैं, नहीं तो कन्वेंशनल रिजल्ट हम नहीं दे पाते। तो कुछ एक Okay. कंडीशंस हैं जिनमें रोबोटिक मस्ट। एक परसेप्शन ये भी है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत महंगी होती हैं, तो आई एम श्योर वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिफर करता है, लेकिन मोटे तौर पर क्या रेंज होती है अगर बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट है? देखिए, कॉस्ट पे तो मैं नहीं बोलना पाऊंगा, पर नहीं बोल सकता, पर इम्प्लांट्स के बारे में हम जरूर बोल पाएंगे कि जैसे मैंने बताया कि ये पिछले 30 क्लोज टू 30 इयर्स में नी रिप्लेसमेंट के फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो जो नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट जब हम लोग ट्रेन हो रहे थे, वो थे वही कॉस्ट अब। हाँ, वही कॉस्ट अब है? वही कॉस्ट अब ओके। रफली। अच्छा। इसका मतलब ये बहुत अफोर्डेबल हो गई है। जो 30 साल पहले जो पेशेंट अफोर्ड कर पा रहे थे, उस टाइम का आप सैलरी स्ट्रक्चर देखिए और आज का सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, तो नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट उतने कॉस्टली नहीं हुए। तो पहले भी जब मुझे याद है तो 55 से 60 हज़ार का एक नई इम्प्लांट आता था, अब वही इम्प्लांट 70 हज़ार का आ रहा है। तो क्या फर्क हुआ? जबकि इम्प्लांट्स बेहतर हुए हैं पहले से। इम्प्लांट बहुत टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, सब कुछ बेहतर हुआ है, तो इस पे प्राइस कंट्रोल आने से काफ़ी फर्क पड़ा। एक बार सर्जरी हो गई उसके बाद कब मरीज चल सकता है? अगेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेशेंट्स पूछते हैं कि कब हम चलेंगे, बेड पे कितने दिन तक रहेंगे। तो इसका सवाल का जवाब तो बड़े सिंपल ऐसे देता हूँ कि बेड पे तो आप एक भी दिन के लिए ये नहीं। अच्छा। बेड रेस्ट तो हम तब बोलते हैं जब आपको सब कुछ बेड बाउंड ही हो गए हैं, आपको टॉयलेट के लिए भी नहीं हिल पा रहे हैं, तो वो बेड रेस्ट बोला जाता है। इस सर्जरी के बाद तो हम सेम डे पेशेंट को चला देते हैं। लाइक सवेरे सर्जरी किया है, उसको पट्टियां वट्टियां नहीं लगी होती? पट्टियां तो रहती हैं। अगेन इसी पे थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, पेशेंट को सवेरे सर्जरी हुआ, जैसे 2.5 घंटे का सर्जरी हुआ, 1-1.5 घंटे एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहा, उसके बाद पैरों में जब ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है, तो पेशेंट को हम एनकरेज करते हैं कि आप खड़े हो जाइए, 2, 4, 5, 6 कदम ले लीजिए विद द हेल्प ऑफ वॉकर। यस, तो इट सर्व्स 2 पर्पसेस। 1, एक फायदा इससे ये होता है कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि सर्जरी हो गई, सर्जरी ठीक हो गई, मैं चल पा रहा हूँ। नंबर 2, उस टाइम पेन मेडिकेशन का असर इतना होता है कि पेशेंट को पेन तो होता नहीं। आप फायदा उठा रहे हैं एनेस्थीसिया के इफेक्ट। एब्सोल्युटली, ताकि पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं चल सकता हूँ, पैर सीधे हो गए हैं मेरे। और जो बाकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं सर्जरी की, कोई भी सर्जरी कॉम्प्लिकेशन फ्री तो नहीं, पर हमारा काम रहता है कि कॉम्प्लिकेशन कम से कम करना है। तो अर्ली मोबिलाइजेशन से ये हेल्प मिलती है कि जो भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है, जिसको डीवीटी बोलते हैं, क्लॉट बन जाना, ये सब चीजें चांसेस कम हो जाते हैं। तो सेम डे आप चल लिए कुछ कदम, उसके बाद आप रेस्ट करते हैं, नेक्स्ट डे फिर आपको चलाया जाता है, आपको टॉयलेट में कैसे जाना उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेड रेस्ट तो प्रिसाइजली एक भी दिन का नहीं, अब इससे हाँ, पूरी मूवमेंट आने में लग जाते हैं 3-4 हफ्ते, जब पेशेंट को पूरा कंफर्टेबल फील होता है। ओके, अब इसमें 2-3 सवाल हैं। एक तो आपने कहा कि पहले दिन तो उसको वो दवाओं के इफेक्ट में उसको पेन होगा नहीं, अगले दिन चलेगा तो क्या पेन होगा? नहीं, उसके लिए पेन कंट्रोल मोडालिटीज यूज की जाती हैं। अच्छा। आजकल पेन जो मैनेजमेंट काफी आगे बढ़ चुका है। जैसे मैंने बोला, जब हम लोग 25-30 साल पहले जब ये सर्जरी करते थे, काफी पेनफुल होती थी। आज की डेट में पेनफुल नहीं है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफ 2-3 दिन तक पेन कंट्रोल दिया जाता है, तो पेशेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल। 2-3 दिन तक? 2-3 दिन तब तक वैसे भी सर्जिकल ट्रॉमा कम हो जाता है, सर्जरी का पेन कम हो जाता है, फिर सिर्फ ओरल मेडिकेशन पे कंट्रोल किया जाता है। वो तो बेसिकली वुंड भी हील हो रहा है, और हाँ जी, 2 दिन का पेन होता है, वो कंट्रोल किया जाता है विद एनेस्थेटिक ड्रग्स। बहुत सारे मोडालिटीज होती हैं, पेन मोडालिटीज जो यूज किया जाता है। इंट्राआर्टिकुलर हम कॉकटेल डालते हैं जिसका इफेक्ट 24 घंटे तक रहता है। स्पाइन में कुछ एक है, जैसे एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कई बार एडाप्टर कैनाल ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। कहने का मतलब पेन मोडालिटीज बहुत सारी यूज की जाती हैं, जिनसे 2 से 3 दिन पेशेंट पेन फ्री रहते हैं, उसके बाद पेन वैसे ही कम हो जाता है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि घुटने बदले गए हैं तो टाँके वाँके भी लगे हैं, तो फिर जब भी चलेंगे तो पेन होगा। बिल्कुल, ये तो नेचुरल सा थॉट आता है दिमाग में, पर पेन ऐसा नहीं होता है। और पेशेंट्स दे कैन वॉक। जब स्टिचेस वगैरह हैं, तो स्टिचेस तो 10-12 दिन में हील अप होते हैं, तो पेशेंट को कोई उससे इशू नहीं है कि स्टिचेस खुल जाएंगे या कुछ ऐसा होगा। ये कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपने ये कही कि सर्जरी के बाद पहले पेशेंट को चलाते हैं, फिर टॉयलेट कैसे यूज करना है उसका ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या कुछ बदलाव आता है उसमें? थोड़ा सा बदलाव आता है कि थोड़ा सा हाई सीटिंग एडवाइस किया जाता है।
क्योंकि 90 डिग्री के आसपास हम बेंड कर देते हैं, पर जितने भी कुछ एक कमोड्स होते हैं जो थोड़े लोअर होते हैं तो उनको रेज किया जाता है। वो पेशेंट्स घर पे भी थोड़ी सी अगर चेंजेस कर लें तो उनका रिहैब और उनका जो पोस्ट ऑफ टाइम है वो बड़े अच्छे से निकल जाता है। तो वो अटैचमेंट्स आते हैं घर में भी कमोड्स के ऊपर आजकल कुछ चेयर्स आती हैं, कुछ सीट रेस करने के वो आते हैं जो अटैचेबल होते हैं। ये भी 5 से 10 दिन का टेम्परेरी चेंज है? कुछ लोग 5 से 10 दिन में इसको छोड़ देते हैं, कुछ लोग 2-3 हफ्ते लगाते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी चेंज है, फिर चाहे लो राइज सीट है या हाई राइज सीट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो मरीज नहीं कर सकते? नी रिप्लेसमेंट के बाद आज की जो हम इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, आजकल जो टेक्नोलॉजी लिगामेंट स्पेयरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसके बाद टू बी ऑनेस्ट कुछ हम ऐसा कुछ हम परहेज तो नहीं बताते। पर अगर एक दो चीज़ें जो एडवाइजेबल रहती हैं जिनसे इनकी लॉन्ग लाइफ रह सके, उसके लिए हम ये बोलते हैं कि आपको जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठना है, अगर वो ना बैठें तो बहुत अच्छा रहता है, नीचे वेयर आउट जल्दी होने के चांसेस होते हैं। नंबर 2, बहुत ही हाई इम्पैक्ट जंपिंग, रनिंग, ये हम करने को मना करते हैं। बट कुछ एक पेशेंट है जो करते हैं उसके बावजूद भी, पर ये अच्छी आदतें नहीं मानी जाती। पर कुछ मना है बिल्कुल ही 100% ऐसा नहीं। नी रिप्लेसमेंट के बाद बिल्कुल रनिंग नहीं कर सकते? नहीं, हल्की फुल्की आप रनिंग कर सकते हैं। अच्छा, 1-2 राउंड्स आप छोटे मोटे ले सकते हैं। हल्की जॉगिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले अपने उसमें बोला था कि 7 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट जाता है, नेचुरल नी पर भी जाता है, तो वो जो अभी किया है आपने, रिप्लेस किया है, उसके ऊपर भी तो जाएगा ना। तो उसकी भी अगर लाभ चाहते हैं कि लॉन्ग लाइफ रहे, तो उसको कुछ एक अगर ध्यान से चलाएंगे तो ये आपके घुटने 25 to 30 इयर्स आपको सर्व कर। तो एक चीज जमीन पे स्क्वाट नहीं करना है, दूसरा आपने कहा जंपिंग और रनिंग थोड़ी अवॉइड करनी है। इसके अलावा कुछ ऐसा टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। कितने दिन के बाद आपने देखा कि मरीज भूल जाता है कि मेरे घुटने बदले गए? फॉरगॉटन नी बोलते हैं जिसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वेरी कर सकता है, मैं बोलूँगा 1.5 महीने से लेकर 6 महीने, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का। बहुत सारी चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं, पेशेंट का ओवरऑल, क्योंकि सब चीज़ें माइंड से रिलेटेड। कुछ लोग होते हैं पेन परसेप्शन भी माइंड में होता है, तो अगर आप बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ एक सोशल मीडिया पे ऐसे डॉक्टर्स के वीडियो भी हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इंसान इन योर रिकवरी इज यू, नॉट द डॉक्टर। तो ये पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का पर्सनैलिटी क्या है। तो मसल्स मास अच्छा है, पॉजिटिव आउटलुक है, तो वो तो 1 महीने बोलते हैं हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, हम तो सीढ़ियाँ भी भाग के ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? हाँ, सीढ़ियाँ चढ़, बाकी डे टू डे सब काम कर सकते हैं। तो कुछ पेशेंट्स 3-4 महीने भी ले लेते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, और जितना पेशेंट अपने इसको, क्योंकि हमारा काम तो एज अ सर्जन आधे घंटे का एक साइड में, जैसे मैंने बोला, पर हर पेशेंट में रिजल्ट अलग आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि पेशेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग है, पेशेंट का अपना माइंडसेट अलग है, पेशेंट का अपना एफर्ट अलग है। तो जो पेशेंट पॉजिटिव हैं, अच्छा एफर्ट लगाते हैं, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट होती है, और वो भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि उनका कुछ हुआ। रिकवरी पीरियड के दौरान क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे रिकवरी अच्छी हो? रिकवरी के लिए सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट को मैं बोलूँगा कि आपको देखिए, इट इज़ अ सर्जरी, ये तो सर्जरी तो है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा भी है, थोड़ा पेन होता है पेशेंट को, ऐसा नहीं है कि अनबियरेबल पेन, थोड़ा बहुत पेन होता है, पर एक इंसान है जो उस पेन को सेलिब्रेट कर रहा है, पेन हो गया, एक इंसान है जो उसको दरकिनार कर रहा है, तो दोनों में रिकवरी बिल्कुल अलग होगी। तो जो पेशेंट्स पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, वो बोलेंगे टेम्परेरी है, मेरे को इससे ठीक होना है एंड बाहर निकलना, तो दे विल एक्सरसाइज वेल, वो सारा काम अपने आप को एक्टिव रहेंगे। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। क्या रिकवरी पीरियड में एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। किस तरह की एक्सरसाइज? सर्टेन सेट ऑफ एक्सरसाइज है जो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर बताते हैं, अच्छा, जो हीलिंग में भी हेल्प करती है, तो एक्सरसाइज तो होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंड फ्रेम होना चाहिए, आपको जितनी भी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, वो हीलिंग, ऑब्वियसली जो सर्जिकल ट्रॉमा है जल्दी से हीलिंग होगी, तो आपको सारे जो डाइटिशियन बता रहे हैं वो करना चाहिए, और रेगुलर फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। और फिजियोथेरेपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए जो बिना पेन के फिजियोथेरेपी कराएं आपको। कुछ एक फिजियोथेरेपी जैसे बहुत जोर लगा कर कराते हैं, बहुत पेनफुल कराते हैं, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, तो वो नहीं कराना चाहिए। तो घर में जो मालिश वाला आता है उससे नहीं फिजियोथेरेपी करानी है? में बिल्कुल नहीं, और जोर से तो बिल्कुल जोर आजमाइश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से, जितना नी मुड़ रहा है उतना मुड़ने दीजिए। ये मेरा मैसेज फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी है कि बहुत जोर मत लगाएं, मूवमेंट अपने आप आएगी। कितने दिन तक फिजियोथेरेपी का रोल रहता है? फिजियोथेरेपी मिनिमम हम जो रेकमेंड करते हैं 2 से 3 हफ्ते, पर कुछ पेशेंट्स महीना सवा महीना भी करवाते हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि जिनको अच्छा लगता है, हम बोलते हैं कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, इफ यू कैन अफोर्ड अ फिजियोथेरेपिस्ट कमिंग टू यू डेली,
तो आने दीजिए। तो जो एक्सरसाइज इन पेशेंट्स को बताई गई है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, क्या उन्हें वो लाइफ लॉन्ग करनी है या टेम्परेरीली करनी है? देखिए, ये सवाल भी बहुत, आप, आई एम वेरी हैप्पी आप वही सवाल पूछे जो पेशेंट पूछते हैं। तो लाइफ लॉन्ग तो मुझे लगता है एक्सरसाइज हर किसी इंसान को करनी चाहिए। नहीं, पर वही वाली करनी है? सारी, दीज आर सारी। हेल्थी एक्सरसाइज। जो जिनके Okay. जॉइंट अभी शुरुआत ही हुई है, तो उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम्म, जिनके बहुत खराब हो चुके हैं, सर्जरी नहीं करा, उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम्म, जिनके नी रिप्लेसमेंट हो गए, उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम्म, तो एक्सरसाइज नी की तो हमेशा ही करनी चाहिए। ओके। जो दवाएं दी जाती हैं सर्जरी के बाद, वो कितने दिनों तक चलती हैं या फिर लंबे समय तक कुछ दवाएं नहीं, चल दवाई तो सकती हैं? यूजुअली 2 से 3 हफ्ते ही चलती है। 2 से 3 उसके बाद हफ्ते तो ये चलती हैं। रेगुलर सप्लीमेंट जो पेशेंट लेना चाहे वो लीजिए। और नी जॉइंट के लिए, नी सर्जरी के लिए 2 से 3 हफ्ते की ही दवाई दी जाती है। कई जगह हमने ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी में नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स को बैठे देखा, जब वो बाद में भी आते हैं फॉलोअप के लिए, तो कुछ एक पेशेंट से कहते हैं हमने तो घुटने बदलवाए थे, हमारे तो ठीक नहीं हुए, खराब हो गए। तो ऐसा होता है क्या? ये परसेप्शन बहुत सारे पेशेंट्स में हो सकता है। हम्म, तो इसी के लिए प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत रहती है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम नी सर्जरी। हम्म, अगर पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि बिल्कुल ही वो जैसे 20 साल की एज में भागते थे वैसे भागने लो, तो वो तो नहीं होना, क्योंकि उनका शरीर 20 साल का नहीं है। हम्म, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुआंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। हम्म, तो 60 साल की एज में नी खराब हो गए तो पेशेंट चल फिर नहीं पा रहे। हम्म, हम बोलते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट करा दीजिए और आप चलेंगे, सब ठीक है। पर उस पेशेंट की अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि 60 साल का मैं उतना ही चलूंगा जितना मैं 25 साल या 20 साल का था, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके। तो इसलिए उनको लगता है कि हम तो ठीक ही नहीं हुए, जबकि वो पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। तो ये एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स है। हम्म, नंबर 2, कुछ एक पेशेंट्स को थोड़ा बहुत रहता है कि पेन अकड़न कुछ समय तक रह सकता है, पर उनको भी एडिक्वेट टाइम दिया जाए। जैसे मैंने बोला, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक कुछ एक पेशेंट ले लेते हैं आसपास की सोरनेस खत्म होने में। तो एक सबसेट उस पेशेंट का है। और ओके। तीसरा सबसेट है, वाकई कुछ एक चीज़ें सर्जरी है, कोई 100% तो सर्जरी कोई नहीं बोल सकता। हम्म, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी भी रेमेडीज होती हैं। कई बार रिवीजन सर्जरीज की भी जरूरत पड़ सकती है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ रिवीजन नहीं होती। तो 3 हो सकते हैं। एक तो आपको ठीक लग नहीं रहा है, वैसे ऑब्जेक्टिवली ठीक है। हम्म, नंबर 2, आप अभी उस फेज में कि पूरे रिकवर नहीं हुए। नंबर 3, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके। अब एक बार नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, उसके बाद क्या फिर से नौबत आएगी कि घुटने बदलवाने पड़े? बिल्कुल आ सकती है। इसके 2 या 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो पेशेंट को जानना है वो इन्फेक्शन की वजह से हम रिवाइज करते हैं। इन्फेक्शन है कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम है या कोई और कारण से जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन बैठ गया, तो वो जॉइंट जल्दी फेल हो जाएगा। तो उसके लिए रिवीजन सर्जरी की जाती है। नंबर 2, अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम रही है पहले उसमें, तो उसमें रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और तीसरा जो सबसेट होता है कि हाँ, नी जॉइंट्स काफी सालों तक चल चुके हैं, 20, 25, 30 साल, तो वो वियर आउट हो गए हैं, तो वो तीसरा सबसेट। तो अमूमन 20-25 साल चल जाते हैं। और इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा कि अगर अच्छे से की गई सर्जरी है, इम्प्लांट्स स्टैंडर्ड के यूज हुए हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट में लगे हैं, प्रॉपर बैलेंस में, तो हाँ, और पेशेंट ने उसको ठीक से ध्यान रखा है, तो 25 से 30 साल ये जॉइंट चलते हैं। चल जाते हैं। ओके। आखिरी में सर एक सवाल, जब लोग नी रिप्लेसमेंट कराते हैं उसके बाद ये सोचते हैं हम कम चलेंगे तो जो हमारे इम्प्लांट लगे हैं वो ज़्यादा लंबे चलेंगे, ये सोच कितनी सही ये है? बिल्कुल गलत है। आप अच्छा। जितना मर्जी चलिए, ये सर्जरी ही हमने इसलिए की है ताकि आप चल पाए। चलने को हम बिल्कुल लिमिट करने के, पर जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, आपको रनिंग अगर करनी है शौक के तौर पे कभी कभार कर लीजिए, पर रेगुलर रनिंग इज नॉट गुड फॉर योर रिप्लेस नीज। नंबर 2, आपको इंडियन जो स्क्वाटिंग है, डीप स्क्वाटिंग, वो नहीं करनी चाहिए। ओके, उसके अलावा कोई चलिए जो दिक्कत नहीं? मर्जी, सीढ़ियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत देर तक खड़े नहीं रहेंगे क्योंकि नो घुटने बदले प्रॉब्लम, गए? नो प्रॉब्लम, वो भी इट नहीं डज है? नथिंग टू योर नी जॉइंट। ये सब कर सकते हैं। वैसे तो ये बात सही है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका बेस्ट वही है जो आपको ऊपर वाले ने बना के भेजा है, लेकिन जब सेकंड बेस्ट की ज़रूरत पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जो लोग बहुत टालते हैं नी रिप्लेसमेंट को कि अभी अपने चला लेते हैं, उनका बाद में जब आप करते होंगे नी रिप्लेसमेंट, तो क्या आपके लिए कोई चैलेंज रहता है? हमारे लिए तो देखिए कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं रहता है, पर हाँ, आउटकम में जरूर फर्क पड़ता है। क्योंकि नी जॉइंट कोई आइसोलेशन में तो खराब नहीं हो रहे हैं। अगर नी जॉइंट नेचर ने बनाया है कोई एक पर्पस फुलफिल करने के लिए, अगर वो खराब हो गया और पेशेंट फिर भी उस पर चले जा रहे हैं, तो जो बाकी जॉइंट्स हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले, स्पाइन, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं प्रीमेच्योरली। वो अफेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद पेशेंट ने सर्जरी कराई, नी जॉइंट तो ठीक हो गए, पर जो वो सेकेंडरी डैमेज हो चुका है वो वैसे रहेगा। ऐसे पेशेंट भी उस सबसेट का पार्ट बनते हैं जो बोलते हैं कि हाँ, मैंने नी रिप्लेसमेंट पर मैं ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ क्योंकि उनका स्पाइन में प्रॉब्लम आ चुकी है, उनके पैर टेढ़े हो चुके हैं। तो टाइमली डन सर्जरी विल प्रिवेंट ऑल दिस थिंग्स। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जब एक बार आपको बता दें जॉइंट खत्म, आप चल तो रहे हैं,
पर आप बाकी स्ट्रक्चर्स को जेपरडाइज कर रहे हैं, नंबर एक। और दूसरा ये है कि हाँ, बाकी जो मसल्स हैं आसपास के वो थोड़े वीक हो जाते हैं, राइट। तो चलने के लिए मसल्स की भी जरूरत है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के सर्जन के लिए तो सर्जरी वही है, चाहे वो आज करें चाहे 10 साल बाद करें, हमारी प्रॉब्लम कुछ नहीं बढ़ने वाली, पर पेशेंट्स का आउटकम डेफिनेटली डिफर करता है। आज की तारीख में आपके पास जो पेशेंट आते हैं जिन्हें आप सलाह देते होंगे कि आपको घुटने बदलवाने की ज़रूरत है, तो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो फिर वापस चले जाते हैं कि थोड़े दिन और चला लेते हैं? देखिए, ये अगर बिल्कुल ही ऑनेस्टली आप मेरी टाइप की प्रैक्टिस बोलें तो अभी तो पेशेंट्स सिर्फ इसीलिए आते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब हमें बाहर किसी ने नी रिप्लेसमेंट बोले, हम करवाने आए, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। ओके। ऐसे पेशेंट्स कम ही है जो पहली बार हम बोलते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, उनको सिर्फ हम इनिशिएट करते हैं कि आपको जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, तो आप कीजिए। पर मोस्टली हमारे पास पेशेंट यही आते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब हमें नी रिप्लेसमेंट बताया गया, हमने आपके बारे में सुना, हम अपनी रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं। तो ऐसे पेशेंट नहीं है कि हाँ हम अभी जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ऐसे तो कम ही आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप अपनी हड्डियों का ख्याल बचपन से रखते हैं तो लंबे समय तक साथ निभाएंगी, लेकिन जब वो जोड़ घिस जाते हैं तो उनको बदलवा लेने की टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में बहुत एडवांस हो चुकी है। बहुत तरह के इम्प्लांट्स हैं भारत में और बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, इसलिए अगर जोड़ घिस गए हैं तो पूरी बॉडी कम चलने की वजह से और कोलेटरल डैमेज में ख़राब ना हो, इसलिए जब ज़रूरत हो तब नी रिप्लेसमेंट के बारे में आपको सोच लेना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।